Hello, students. Welcome to yet another lecture of your paper second Electricity and Magnetism. Yesterday, we are discussing about the dot product of two vectors, and we are discussing that the dot product of two vectors is depending upon the magnitude of two vectors and angle between those two vectors when they place tail to tail. और उससे पहले हमने बात की थी इस पेपर के पहले वाले लेक्चर में कि चूँकि फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो अदिश और सदिश दो तरह की राशियाँ होती हैं, उनके एडिशंस लॉ क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होते हैं। तो एक मल्टीप्लिकेशन लॉ आपको सिखाया गया जिसका नाम डॉट प्रोडक्ट है, और कल वाले लेक्चर में हमने उस डॉट प्रोडक्ट का मैथमेटिक्स क्या है और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में बात की थी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट yet another new topic named the cross product of two vectors। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या उसके पीछे मैथमेटिक्स है, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। आप ये जानते हैं कि अगर आपको कहा जाए क्रॉस के लिए तो द क्रॉस मीन्स दिस मल्टीप्लिकेशन लॉ है, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था इस बारे में कि अगर आप किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। मीन्स अगर आप 2 into 3 करें तब भी आपके पास रिजल्ट 6 आता है, या फिर आप 2 multiplied by 3 is equal to 6। But this result comes in the case of scalars only. When you talking about the vectors, you are not concerned in this way because वेक्टर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है और स्केलर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है। डायरेक्शन का बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज दिस वे। अगर आप किन्हीं दो वेक्टरों का हिंदी में शायद ब्रजगुणा क्रॉस प्रोडक्ट को बोलेंगे, ब्रजगुणा करना चाहते हैं तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको दो प्रोडक्ट की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी आपने, और जो रिजल्ट आपको आया वो था द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड साइन theta means sine of the angle between these two vectors. Here is the property which we have concentrated upon is n cap. What is n cap? कैप के बारे में आपको बताया गया था, एन कैप नोटेशन के बारे में आपको बताया गया था, पहले भी आपको बताया गया है कि हमारे पास तीन तरह के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तीन परपेंडिकुलर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एक्सिस के बीच में, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जे कैप जो यूनिट वेक्टर है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, और के कैप जो यूनिट वेक्टर है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो यहाँ जो एन कैप है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। व्हाट नेम इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है अगर, तो नॉर्मल की आपको डेफिनेशन पकड़नी है कि नॉर्मल सीन का क्या मीनिंग है। अगर आप दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो रिजल्ट आपके पास आता है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन these two vectors, sine of the angle between these two vectors, and a unit vector n cap, where you can see on the screen, where n cap is a unit vector of vector of length 1,
because every unit vector have length 1 pointing perpendicularly to the plane of A and B। A और B का जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो चूंकि यूनिट वेक्टर को आप जानते हैं लेंथ तो उसकी एक होगी, चाहे वो आई कैप हो, जे कैप हो, एन के कैप हो या फिर एन कैप हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसकी डायरेक्शन में कि उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। से सपोज इन दिस फिगर दिस इज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर आपने वेक्टर ए को माना है एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसा आप देख रहे हैं, वेक्टर बी को माना है आपने वाई एक्सिस के अलोंग, तो जो प्लेन होगा एन कैप का, यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर का जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड यू कैन सी इजिली दैट द प्लेन ऑफ vector A and vector B is xy, then what is the direction of normal unit vector n cap? The direction of the unit vector n cap is perpendicular to the plane of A and B, that is plane of A and B is xy plane, then the direction of unit vector is along z axis. You can see here जेड एक्सिस को मैंने कल भी बताया था कि आप ऐसा नहीं समझ सकते इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन और आउट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायरेक्शन। इन और आउट डिपेंड करता है आप राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं या तो फिर आप लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। मोस्ट जनरली हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करते हैं। यू कैन सी हियर ऑब्वियसली these two vectors are perpendicular to any plane in or out. The direction in or out is resolved by right hand rule. right hand rule से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। Since A and B themselves are two vectors and their cross product A cross B is itself a vector, then this alternative name is the vector product. The cross product is named as vector product. Okay, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि ये इसका दूसरा नाम होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन की अगर बात करें, हम ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, दोनों में अंतर कैसे आएगा? डायरेक्शन मीन्स अगर ए क्रॉस बी एक वेक्टर को जनरेट करता है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। अगर मैं ये ऐसा लिखूं आपके सामने कि ए क्रॉस बी रिजल्ट्स ए बी साइन थीटा एंड एन कैप, ओके। तो ए क्रॉस बी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा आप देख रहे हैं वो वेक्टर है, तो जो ए बी साइन थीटा हुआ ये हुआ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो एन कैप है ये हुई इस वेक्टर की डायरेक्शन। तो आप इस बात को समझेंगे कि आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए किसी भी वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना है, और दूसरा उसका पता होना चाहिए आपको डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, नो वरी अबाउट दैट, एंड एन कैप डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर आपको डायरेक्शन देखनी है मीन्स आप से इन और आउट करें, इन और आउट की डायरेक्शन का आपको कैसे, अगर आप करते हैं से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब है आप ए वेक्टर है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और बी वेक्टर है किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो आप मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ। ये देखिए, ये मैंने स्टार करके लिखा है बॉटल एग्जांपल। जैसे आपके पास कोई से बोतल है और उसके ढक्कन को आप खोलते हैं, तो ढक्कन को कैसे खोलेंगे आप, जब आप एक्स एक्सिस से मूव करना शुरू करेंगे किसकी तरफ,
वाई एक्सिस की तरफ, तो बोतल का जो ढक्कन है वो खुलना शुरू होता है। लेकिन अगर आप, यानी आप अभी क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवर्ड वाई एक्सिस, दैट इज ये ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, तो आप कहाँ कर रहे हैं, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी आप ऐसे, तो आप बोतल के ढक्कन को अगर कोई भी बोतल आपके पास है उसके ढक्कन को खोल के देखें इस डायरेक्शन में, तो क्या होता है, ढक्कन ऊपर की तरफ आता है। यानी जो प्लेन होगा ए क्रॉस बी का, वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड इन द आउटर डायरेक्शन। इसके विपरीत अगर आप सोच के देखें, तो अगर आप करते हैं बी क्रॉस ए, ओके, तो ये आपकी म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है, यहाँ बी वेक्टर है, यहाँ ए वेक्टर है। अब आपको इधर आना है, फ्रॉम बी टू ए, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए आप जब जाएंगे तो ढक्कन के, जो बोतल का, सेम बोतल का ढक्कन है, तो आप उसको इस डायरेक्शन में जरा मूव करके देखिए, तो ढक्कन कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, यानी इनटू द पेज। तो जो डायरेक्शन होगी अब बी क्रॉस ए की, वो क्या होगी, इनटू द पेज, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी बट इनटू द पेज। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये बहुत छोटा डिफरेंस है, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ए क्रॉस बी करें तो डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस यूनिट वेक्टर एन की हमने बात की है, जो डिफाइन करता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, वो डिफाइन करेगा ऑलवेज डायरेक्शन, बट डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, या जेड एक्स प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, तो अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर जेड होगा, वाई जेड प्लेन हो तो चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है तो उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो एक्स होगा, जेड एक्स प्लेन है तो उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा जेड एक्स का, वो होगा वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर तो हमेशा होगा, बस आपको इस बात को समझना है कि कब वो आउट ऑफ द पेज होगा, कब वो इनटू द पेज होगा, दैट इज द पॉइंट। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, पर यहाँ थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग है। प्रॉपर्टी कैसे अलग है वो आप देखेंगे। देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव किस सेंस में है, ये हमारे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हमारे पास इस सेंस में है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो अगर आप के पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा करें कि पहले वेक्टर बी में वेक्टर सी को ऐड कर दें, एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, क्योंकि दो वेक्टरों का एडिशन करने के बाद भी एक हमें नया वेक्टर मिलता है, और फिर आप क्या करें, उस वेक्टर की क्रॉस कर दें किसके साथ, जो हमारे पास पहला वेक्टर था, वेक्टर ए। ये लेफ्ट हैंड साइड आई आपकी। या फिर इसी प्रॉब्लम को करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें कि वेक्टर ए की पहले क्रॉस कर दें किसके साथ, बी के साथ, फिर वेक्टर ए का क्रॉस कर दें किसके साथ, सी के साथ, और फिर इन दोनों प्रोडक्ट को आपस में ऐड कर दें। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी LHS, वो किसके बराबर आएगी, राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, बट कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे कम्यूटेटिव वहां होता है डॉट प्रोडक्ट, पर यहाँ नहीं होता। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि ए डॉट बी करें तो आपके पास सेम रिजल्ट आता है बी डॉट ए। ओके, लेकिन अगर आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये वाला, अगर आप ए की क्रॉस करते हैं किसके साथ, बी के साथ, ये कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन इज द मेन फीचर। हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, लेकिन ये कैसे बराबर होगा, आप रिजल्ट अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ओके, यू कैन सी इजिली ऑन योर स्क्रीन। ज्योमेट्रिकली बात करें, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस का, ये मैथमेटिक्स था, क्रॉस प्रोडक्ट का मैथमेटिक्स क्या है। लेकिन अगर आप ज्योमेट्रिकली बात करें कि ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी का फिजिकल मीनिंग क्या होगा, तो फिजिकल मीनिंग ये है
कि अगर आप ए क्रॉस बी का ए कोई वेक्टर ए है, कोई बी वेक्टर दूसरा वेक्टर बी है, उसका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें देता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम कैसे जनरेट कर सकते हैं आपके पास एक वेक्टर ए था, एक दूसरा वेक्टर बी था, इस डायरेक्शन में थे। अब आपने एक पैरेलल वेक्टर खींच दिया बी के अलोंग और दूसरा पैरेलल वेक्टर खींच दिया ए के अलोंग। तो अब जो ये फिगर आपके पास बनकर तैयार हुई है इसे आप बोलते हैं पैरेललोग्राम। और अगर आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को निकालना चाहते हैं तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? बेस इनटू हाइट के बराबर। और इस फिगर को अगर आप देखें तो ये वेक्टर इसका बेस है और हाइट इससे निकल जाए तो सिंपली आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। और इसका एरिया क्या होगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मीन्स जो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यानी ए बी साइन थीटा है क्या? तो ए बी साइन थीटा क्या है? बेसिकली किसी भी पैरेललोग्राम जो वेक्टर ए और बी के द्वारा जनरेट होता हो उसका एरिया है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, यानी इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा, जीरो है। तो अगर उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा, और थीटा आपने क्या कह दिया? 0 डिग्री। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में? 0। तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी का वैल्यू आया वो कितना आया? 0। यू कैन सी इजीली। तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मीन्स दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देन ए डॉट बी इज ऑलवेज 0, यानी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। बिल्कुल भी एग्रीमेंट में नहीं है, वो आपको 3 कंडीशंस कल बताई थी। तो तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो वेक्टर्स बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में, बिल्कुल दोस्ती नहीं है उनकी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको इसका मैथमेटिक्स हमने बता दिया। मैथमेटिक्स ये है कि ए क्रॉस बी जब आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का और एन कैप इसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपने राइट हैंड रूल यूज किया है या फिर लेफ्ट हैंड रूल यूज किया है। देन आफ्टर आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई क्रॉस प्रोडक्ट की, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है, कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है, और फिर एक फिजिकल सिग्निफिकेंस की ए क्रॉस बी आखिर अगर हम दो वेक्टर्स का कर रहे हैं तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मीन्स वो वेक्टर बना क्या रहे हैं हमारे लिए। तो फिजिकली वो एक एरिया होता है पैरेललोग्राम का जो दो वेक्टर ए और बी के द्वारा जनरेट किया जाता है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं मींस वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, तो आप इस वेक्टर का जो वेक्टर ए लिखा है यहाँ, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो ए एक्स है, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ए वाई है और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड उसका ए जेड है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के है। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। तो आपके पास यहाँ वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड है ए एक्स, डायरेक्शन है आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ मैग्नीट्यूड है ए वाई और डायरेक्शन डिफाइन करता है जे कैप।
और जेड एक्सिस की बात करें तो यहाँ मैग्नीट्यूड है ए जेड और डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है के कैप। तो अगर आप कंप्लीटली इस वेक्टर को डिफाइन करना चाहें जिसका नाम वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको इस तरह से इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ए एक्स आई कैप मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन and unit vector which shows the direction of vector A component, and then add it to ay which is the magnitude of vector A in the y-axis direction, and j shows the unit vector in y-axis direction. Then again add it to the magnitude of vector A in the z-axis direction, and k defines the direction of the component in z एक्सिस। सिमिलरली हम b के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। दो वेक्टर हैं हमारे पास, वेक्टर a और वेक्टर b, इसको हमने क्या कर दिया, कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, तोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो तोड़ के लिखने पे हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो अगर हम a क्रॉस b अब लिखना चाहते हैं, a क्रॉस b अब लिखना चाहते हैं, तो a क्रॉस b डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है, a क्रॉस b इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन जेड एक्सिस डायरेक्शन, एंड सिमिलरली फॉर द वेक्टर बी। तो ये डिफाइन करता है कि वेक्टर ए और बी को अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स की। तो यूनिट वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप आई का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई के साथ, तो आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा। जब कोई दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ए बी साइन थीटा, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फर्स्ट वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, एंड theta is the angle between them, and n cap suggests the direction of the vector। बट अगर क्रॉस कर रहे हैं आप ऐसे दो वेक्टर के बीच, ये आपको एक्सिस पता है x y एंड z, एंड i इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x, और दूसरे i को डिफाइन करेंगे तो उसकी डायरेक्शन मीन्स दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और उनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो जाएगी तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 0, तो इस एक्सप्रेशन को कितना कर देगा, 0। सिमिलरली फॉर j, सिमिलरली फॉर k, सेम रिजल्ट फॉर k। इसके अपोजिट अगर आप i क्रॉस j करते हैं, i क्रॉस j मीन्स फिर से हमारे पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसकी डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर आई, यहाँ भी यूनिट वेक्टर जे, यहाँ यूनिट वेक्टर के। तो अब की बार आपको क्रॉस कहाँ से करना है, आई क्रॉस जे मीन्स दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ इस बार, 90 डिग्री, एंड साइन 90 इज 1। अगेन define the direction because I cross j is a vector product। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस प्लेन में है, i और j, i j का प्लेन है x और y, यानी ये प्लेन क्या हुआ, xy प्लेन, एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज टुवर्ड्स perpendicular to the plane of xy, and direction of परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्स वाई इज जेड एक्सिस। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इन और आउट। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इधर आई कैप है इधर जे कैप है, आप यहाँ जा रहे हैं, बोतल के ढक्कन को क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस जे बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू आएगी, यानी the direction of normal unit vector is towards z axis and out of the plane of the paper, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, नाउ हमारे पास
वेक्टर्स के ट्रिपल प्रोडक्ट भी होते हैं। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट की बात करी थी तो वहाँ भी हमारे पास दो ही वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमने क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया अभी, तो वहाँ भी हमारे पास दो ही वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल दो ही वेक्टर के बीच में डॉट हो सकता है, केवल दो ही वेक्टर्स के बीच में क्रॉस हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अपने लाज हैं। तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो दो तरह से हम वेक्टर को ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैसे? पहला है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा है हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले हम स्टडी करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और फिर हम स्टडी करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स scalar triple product. Okay, now you can see on your screen the triple product of three vectors, vector A, vector B and vector C, as you can see on your screen, is defined as this way: A dot B cross C. This is the method to define the scalar product of three vectors, and that's why its name is स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर क्यों होता है? देखिए, अगर आप तीन वेक्टर का स्केलर आप पढ़ के हैं अदिश, है ना, अदिश। तो अगर आप देखिए ए एक वेक्टर है और बी और क्रॉस, बी की क्रॉस अगर आप सी के साथ करेंगे तो भी हमें एक वेक्टर मिलेगा। तो ए के साथ वेक्टर आया, बी और क्रॉस सी की, बी और सी की जो क्रॉस से आया वो भी वेक्टर आया, और फिर हमने क्या किया, वेक्टर डॉट वेक्टर, और वेक्टर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नंबर है, नंबर स्केलर है, यू सी इट। ओके, तो इसलिए हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, बिल्कुल, बिकॉज जो इसका प्रोडक्ट आता है इन तीन वेक्टर्स को आपस में इस तरह से अगर आप रखें, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर की फॉर्म में आता है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्केलर, बिकॉज ऑफ स्केलर ट्रिपल, तीन वेक्टर है हमारे पास, और प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है हमारे पास तीन वेक्टरों को आपस में इस तरह से रखने से जो प्रोडक्ट आता है उसको हम एक स्केलर आता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ज्योमेट्रिकली बात करें तो ए डॉट बी क्रॉस सी है क्या? जैसे अभी हमने ए क्रॉस बी को बताया एक पैरेललोग्राम का एरिया होता है, तो इसी तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है। चूंकि तीन वेक्टर वॉल्यूम में एरिया तो हो नहीं सकता, तो एक वॉल्यूम होता है किसका, पैरेललोपिपेड का। आप यहाँ देख सकते हैं पैरेललोपिपेड को, है ना, ये एक ऐसा मान सकते हैं आप पैरेललोपिपेड। और आगे जो कोई कुछ लाज हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं। आप इस फिगर को अगर आप देखें तो पैरेललोपिपेड की ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर, ये वाली जो इसकी आर्म है ये वेक्टर बी को डिफाइन करती है और ये वेक्टर सी को डिफाइन करती है। तो अगर इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे तो वो इसी फॉर्म का आएगा आपके पास, ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो पैरेललोपिपेड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप इस वे में निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक दूसरा जो लॉ है इससे जुड़ा हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो ये है, अगर इसका आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तो आपके पास सेम रिजल्ट आता है। मीन्स आप देख रहे होंगे कि ए डॉट बी क्रॉस सी करें आप, या बी डॉट सी क्रॉस ए करें, या सी डॉट ए क्रॉस बी करें, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। सेम आने का मतलब ये है एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मीन्स अगर आप ए का डॉट करें किसके साथ, बी और सी की क्रॉस के साथ, तो सेम रिजल्ट आया। मीन्स पहले आप कहाँ थे, ए पे, और क्रॉस किसके साथ हुआ, बी और सी के साथ। अब आप कहाँ पहुंच गए, बी पे। अब बी का डॉट होगा किसके साथ, सी और ए की क्रॉस के साथ, ठीक है। फिर एक रिजल्ट आया आपके पास, फिर आप कहाँ पहुंच गए,
सी पे पहुंच गए, और सी पे पहुंचने के बाद अब सी का डॉट होगा किसके साथ, ए और बी की क्रॉस के साथ। तो अगर इन तीनों साइक्लिक ऑर्डर को आप मेंटेन करते हैं ऐसे, ए से शुरू करके आप कहाँ वापस चले जाते हैं, सी तक। तो अगर इस साइक्लिक ऑर्डर को आप मेंटेन करके रहते हैं तो जो रिजल्ट आता है आपके सामने वो सेम रिजल्ट आता है। मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी करें आप, या बी डॉट सी क्रॉस ए करें, वेक्टर कुछ भी हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये मायने नहीं रखता। अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं तो अगर आप उसका ए डॉट बी क्रॉस सी करें, फिर बी डॉट सी क्रॉस ए करें, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी करें, तो आपके पास सेम रिजल्ट आता है। मीन्स अगर साइक्लिक ऑर्डर को आप मेंटेन करके रखते हैं तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड अगर आपको निकालना है तो बेस इनटू हाइट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको बताया कि वेक्टर्स का अगर आप ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो वो दो तरह से हम कर सकते हैं। एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसका जो रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर होता है, इसलिए हम उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा, दैट्स व्हाई इस नेम इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं हम इसको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप जो ब्रैकेट नोटेशन है आपका, खासकर क्रॉस प्रोडक्ट में और वो भी ट्रिपल प्रोडक्ट में, आपने ब्रैकेट लगाया कहाँ है ताकि आपको डिफाइन हो सके। मीन्स अगर आप ऐसे लिख दें ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी, तो इसका कोई मीनिंग नहीं, दिस इज नथिंग, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब तक ये डिफाइन नहीं करेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपको इस ऑपरेशन का अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, कैसे? अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो तो आप सिंपली कह रहे हैं, आपके पास यहाँ ब्रैकेट नोटेशन लगा हुआ है, तो आप क्या करें, पहले वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, सी के साथ एक वेक्टर आएगा। आपको पता है कि वेक्टर बी, एक कोई भी दो वेक्टर जब आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो एक वेक्टर के फॉर्म में आता है। फिर जो आपके पास प्रोडक्ट आया उसका ए क्रॉस प्रोडक्ट, मीन्स जो बी और सी का प्रोडक्ट है, तो आप उसकी क्रॉस किसके साथ कर दें, ए के साथ कर दें। तो आप ऐसा जब करते हैं तो आप ये सही मेथड है। लेकिन अगर आपको ये आप कर दें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपको शुरू कहाँ से करना है। एक वे चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वे आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको शुरू कहाँ से करना है, तो दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ कि आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी। पहले हमने इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जिससे हमें एक वेक्टर मिला। ए हमारे पास पहले से ही एक वेक्टर था, तो वेक्टर की जब वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर की फॉर्म का ही होगा, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी 3 वेक्टर हैं जो आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बचता है वो एक वेक्टर की फॉर्म का होता है, इसलिए हम इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक रूल होता है जिसे हम बैक कैब रूल कहते हैं, बैक कैब रूल। ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन नाउ बैक कैब रूल, हियर इज बैक कैब रूल। बैक कैब रूल क्या होता है यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए इट इज योर ऑन स्क्रीन, हियर इज। ये अगर आप ऐसा करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी बी की सी के साथ क्रॉस कीजिए, उसकी क्रॉस कीजिए ए के साथ, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, बी ए सी बैक एंड सी ए बी कैब, यानी बैक कैब रूल।
अगर इसके अल्टरनेटिव डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को आपको बहुत ही ध्यान से काम आपको इसके साथ करना है, क्योंकि रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, ये जरूरी नहीं कि ए बी सी, अगर आप सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर पी, वेक्टर क्यू और वेक्टर आर है, तो ये ए की जगह, ये बी की जगह, ये सी की जगह, ठीक है। और इनमें क्रॉस इस तरह से हो रही है, पी क्रॉस वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर आर। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप? उसी फॉर्म में। कैसे? बैक माइनस कैप, बैक कैप रूल, यानी पहले वेक्टर बी आएगा, वेक्टर बी की जगह वेक्टर क्यू, फिर वेक्टर ए आएगा, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, तो आप इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बैक कैप रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। उसके बाद कुछ हायर ऑर्डर वेक्टर्स हैं, आप इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई, उतनी बेहतर तरीके से आप वेक्टर प्रोडक्ट को समझ सकेंगे। ओके, नाउ अब तक जो हमने पढ़ा है इस पेपर में, इस यूनिट में, तो उसमें से आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला, मीन्स कि क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन क्यों नहीं किए जाएंगे? क्वेश्चन इसलिए नहीं किए जाएंगे क्योंकि वेक्टर के नाम से, अब मैंने सिलेबस आपको भेजा हुआ है, अब वेक्टर के नाम से अगर आप देखें तो वेक्टर के नाम से कोई टॉपिक आपकी यूनिट में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक्स हमें आगे पढ़ने हैं इसमें, वो बिना वेक्टर की कंक्लूजन के, बिना वेक्टर को पहचाने, बिना वेक्टर को समझे आप वो टॉपिक्स नहीं समझ सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये जो वेक्टर्स की डेफिनेशंस आपको बताई गई है, वेक्टर्स का नोटेशंस आपको बताया गया है, डॉट प्रोडक्ट आपको बताया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया गया है, ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन सबको आप याद रखें। द फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव इन योर सिलेबस इज स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। ओके, ये आपका पहला टॉपिक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिलेबस। ओके, सबसे पहले अगर हमें स्केलर और वेक्टर फील्ड को समझना है तो ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, आपके स्क्रीन पर है। फील्ड होता क्या है? इट इज द रीजन इन स्पेस ऑफ विच एवरी पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी नोन एज ए फील्ड। यानी स्पेस में एक ऐसा फील्ड हो सकता है, एक ऐसा एरिया हो सकता है, एक ऐसा वॉल्यूम हो सकता है जिसका एक एक पॉइंट किसी फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा कैरेक्टराइज्ड हो। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी किसी पॉइंट पे कुछ और हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका प्रत्येक बिंदु, ये आप फिगर देख रहे हो, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसका जो प्रत्येक पॉइंट है यहाँ इस स्फीयर में, वो एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। और वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वो एक वेक्टर भी हो सकती है और वो एक स्केलर भी हो सकती है। तो स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ऐसा एरिया, एक ऐसा वॉल्यूम जिसका प्रत्येक बिंदु, जिसका एक एक पॉइंट किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता हो, ऐसे स्पेस को हम फील्ड कहते हैं। और अगर उस पॉइंट पे वो स्केलर, वो फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर है, तो हम उस फील्ड को क्या कहना शुरू कर देते हैं? स्केलर फील्ड कहना शुरू कर देते हैं। और अगर उसी स्पेस में, उन्हीं पॉइंट पे वो फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको वेक्टर फील्ड कहना शुरू कर देते हैं। जैसा से फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर आपके पास कोई रूम है, उस रूम के डिफरेंट पॉइंट्स पे टेम्परेचर अलग अलग है। से यहाँ 30 डिग्री, हियर इज 35, हियर इज 31, 36, 32 एज। तो ऐसा है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी रूम में जो अलग अलग टेम्परेचर हो। तो ये एक टेम्परेचर फील्ड है, और टेम्परेचर चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हुआ? स्केलर फील्ड। सेम अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक वेक्टर हो, से वेलोसिटी,
आप वेलोसिटी को देख सकते हैं अपनी फिगर में। ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ऐसा वेक्टर फील्ड है जिसका प्रत्येक पॉइंट क्या क्या डिफाइन कर रहा है, हमारे पास वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। और वेलोसिटी आप जानते हैं क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ जो जनरेट हुआ ये क्या हुआ, एक वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ऐसा फील्ड है जो किसी वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा डिफाइन होता है तो वो फील्ड कहलाएगा वेक्टर फील्ड। और अगर वही स्पेस में वही फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी के द्वारा डिफाइन किया जाता है तो वही फील्ड कहलाएगा एक स्केलर फील्ड। दैट्स द पॉइंट। तो अगर आपको स्केलर और वेक्टर्स नहीं पता होते तो क्या आप स्केलर और वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर पाते? नहीं कर पाते आप। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ें, आगे की तरफ जाएं, तो ज़रूरी है कि आपका जो बेस है वहाँ से जो आपको स्केलर जो वेक्टर्स ने आपको नॉलेज दिया है उसको आप थ्रू आउटली यूज़ कर सके। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड we will meet in yet another lecture. Thank you.